नमस्कार दोस्तों, परमा एजुकेशन की यूट्यूब चैनल पे आप सभी लोगों का स्वागत करते हैं। आज की जो क्लास चलेगी बाल मनोविज्ञान के अंतर्गत सीडीपी के सबसे महत्वपूर्ण टॉप प्रश्न चलेंगे, जिसमें हम यहाँ पे बात करेंगे जीन पियाजे, वाइगोस्की और कोहलबर्ग के सबसे महत्वपूर्ण टॉप प्रश्न, जिसमें यहाँ पे मॉक टेस्ट भी चलेंगे। लेकिन उससे पहले इन तीनों लोगों के सिद्धांतों के बारे में जान लेंगे, जो यहाँ से आप लोगों के प्रश्न बनते हैं। तो सबसे पहले हम जानेंगे जीन पियाजे के बारे में। लेकिन उससे पहले बता दें कि जो भाई बहन हमारे चैनल पर नए हैं और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो परमा एजुकेशन चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन का बटन दबा लें और साथ ही शेयर कर दीजिए। शेयर तो आप लोग कर ही देते हैं, तो एक बार फिर शेयर कर दीजिए और लाइक करना ना भूलें। जल्दी से लाइक कर दीजिए। सबसे पहले हम टॉपिक्स यहाँ पे उठाएंगे जीन पियाजे के, तो आ जाइए जल्दी से, सभी लोग आ जाइए जी। शेयर एक बार भी कर दीजिए, अपने अपने ग्रुपों में शेयर जरूर करिए। चलिए देखते हैं यहाँ पे पहला टॉपिक हमारा क्या करा। सबसे पहले हेडिंग डालिए आप लोग जीन पियाजे से, जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत, और यहाँ पे सभी पहलुओं को जानते हुए आगे बढ़ेंगे, ताकि एक भी प्रश्न आपका छूटने ना पाए। और लास्ट में आप लोगों के लिए मॉक टेस्ट भी रखे गए हैं टॉप महत्वपूर्ण प्रश्न के साथ। जी एक बार शेयर कर दीजिए, सभी लोग शेयर कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। फिर इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, अपने प्रश्नों पे आगे भी बढ़ेंगे, लेकिन पहले नोट्स बना लेंगे और लाइक करना ना भूलें, ताकि आप लोग 120 प्लस कर सके, यहाँ पे एग्जाम में कर जाएं। इससे हर एक पहलुओं को यहाँ पे शामिल किया गया है। तो चलिए देखते हैं पहला टॉपिक हमारे यहाँ पे क्या करा है। पहला हमारा यह जीन पियाजे से संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत। संज्ञानात्मक विकास का जो सिद्धांत है किसने दिया है, तो जीन पियाजे ने दिया है। किसने दिया है, जीन पियाजे ने। सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक यही बनता है कि संज्ञानात्मक यानी सीखने के क्रम में सबसे पहले अपना मत किसने दिया था, तो आप कह सकते हैं जीन पियाजे ने। और जीन पियाजे सबसे महत्वपूर्ण बात ये बनती है, यहाँ पे इंपोर्टेंट टैग लगा दीजिए, सबसे महत्वपूर्ण। इनके अनुसार क्या है कि सोचना, बालक सोचता है, चिंतन करना है, स्मरण करता है, मनन करता है, ध्यान लगाना और संज्ञानात्मक विकास के अंतर्गत आता है। यानी एक बालक क्या करता है, यहाँ पे सोचता है यानी चिंतन करता है, फिर इसके बाद स्मरण करता है, मनन करता है यानी गहन करता है उस पर, फिर ध्यान लगाता है, फिर इसके बाद संज्ञानात्मक विकास के अंतर्गत ये सब आते हैं। फिर इसके बाद देखिए दूसरा टॉपिक हमारा क्या है कि अपनी अपनी पत्नी के साथ मिलकर इन्होंने अपने 3 बच्चों पे अध्ययन किया था। यहाँ पे रिजल्ट प्राप्त हुआ था, उसके आधार पे इन्होंने सिद्धांत किया था। याद रखिएगा, इन्होंने अपने 3 बालकों पे कितने, अगर प्रश्न बनता है कि जीन पियाजे ने अपने कितने बालकों पे प्रयोग किया था, तो 3 बालकों पे किया था। और किसकी सहायता से किया था, तो याद रखिएगा अपने पत्नी की सहायता से किया था। और संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत किसने दिया है, जीन पियाजे ने दिया है। चलिए अगले नेक्स्ट टॉपिक पे आगे बढ़ते हैं। आज यहाँ पे जीन पियाजे, वाइगोस्की और कोहलबर्ग, इन लोगों के टॉपिक्स जो हैं यहाँ पे खत्म कर देंगे। तो अब यहाँ पे सबसे महत्वपूर्ण पहलू ये बनता है कि संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत में जीन पियाजे ने कितने महत्वपूर्ण पहलू बताए हैं। तो सबसे महत्वपूर्ण पहलू ये हमारा है कि मानसिक संरचना, बालक क्या करता है, अपने मानसिक क्रियाओं के द्वारा सोचता है। फिर स्कीमा में सोचता है, भंडारण क्या करता है, भंडारण यानी उसको सोचता है, उसको अपने अंदर समाहित करता है। मतलब क्या है, मस्तिष्क कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, मस्तिष्क कर सकते हैं। बालक अपना क्या करता है, सोच कर समझ कर उसे धारण करता है। फिर इसके बाद अनुकूलन और आत्मसातीकरण यानी क्या करता है, उसे अपने में समाहित कर लेता है। यानी कौन सी, देखिए क्या होता है, कुछ गलत होते हैं, कुछ सही होता है, तो जो सही बालक को लगता है उसे क्या करता है, अपने में समाहित कर लेता है, आत्मसाती कर लेता है। फिर इसके बाद समायोजन यानी उसमें ढलने का प्रयास करता है। जैसे बालक वातावरण में जिस तरीके से रहेगा, उस अनुसार वो क्या करेगा, ढलते हुए आगे बढ़ेगा। और सबसे महत्वपूर्ण ये है कि साम्य धारण यानी उसे ग्रहण करता है बालक। किस प्रकार से करता है, समाज में क्या कठिनाई है, क्या अच्छाई है, उसे क्या करता है, अच्छे से सीखता है, उपचारात्मक कार्य करता है। तो संज्ञानात्मक कार्य के अंतर्गत जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के अंतर्गत किया क्या आता है, यहाँ पे मानसिक संरचना बालक की होती है, स्कीमा भंडारण बालक की होती है, अनुकूलन किस प्रकार से बालक उसे सीखता है, फिर इसके बाद समायोजन किस प्रकार से उसमें ढलता है, फिर साम्य धारण उसे धारण करता है। ठीक है, तो अगले नेक्स्ट टॉपिक में हम लोग आगे बढ़ते हैं। जीन पियाजे के जहां से आप लोगों के प्रश्न बनते हैं, अब वो यहाँ पे टॉपिक्स आ गए हैं जहां से आप लोगों के टॉपिक्स यहाँ पे प्रश्न बनते हैं, सीटेट में और टेट दोनों में बनते हैं। यहाँ तक कि यम टेट यस टेट में भी बनते हैं, यानी अदर राज्य में जितने भी आते हैं यहाँ पे जीन पियाजे से प्रश्न, अब वहां से शुरू होंगे। तो यहाँ पे कहा है कि संज्ञानात्मक विकास की 4 अवस्थाएं, संज्ञानात्मक विकास की 4 अवस्थाएं किसने दी है, तो याद रखिएगा जीन पियाजे ने दिया है। और वो कौन कौन सी अवस्थाएं हैं, चलिए देखते हैं। पहला अगर हम यहाँ पे टॉपिक डालें, ठीक है, इंपोर्टेंट टैग लगा लीजिए, कितने, देखिए इसके अंतर्गत क्या क्या आता है, उन सभी को हम लोग जानते हुए चलेंगे। और आशा नहीं पूरा विश्वास है कि 120 तो कर ही जाएंगे आप लोग। और यहाँ से देखिए कैसे प्रश्न बनता है। संवेदी प्रेरक अवस्था, जो संवेदी गामक अवस्था जो होती है, उससे पहले आप लोग नोट्स करिए। फिर इसके बाद लिखिए, इसकी अवस्था जो होती है 0 से 2 वर्ष होती है। याद रखिएगा, संवेदी गावक अवस्था जो होती है 0 से 2 वर्ष होती है। अब संवेदी प्रेरक अवस्था के अंतर्गत क्या क्या आता है, क्या क्या आता है, एक बार देख लेते हैं। देखिए सबसे पहले आता है कि ज्ञान का आधार उसकी संवेदना होती है। दूसरा होता है अनुकरण की प्रवृत्ति होती है। और यहाँ पे तीसरा होता है कि शारीरिक गति के द्वारा ज्ञान प्राप्त करता है। और चौथा करा है कि वस्तु अस्थायित्व का ज्ञान नहीं होता है। अब यहाँ पे बात ये बनता है कि संवेदी पेशी गामक अवस्था में
उसे समझेगी आप कैसे? तो समझने का आधार ये है कि ज्ञान के आधार उसकी संवेदना होती है। मतलब क्या होता है कि देखिए, बालक क्या करता है, किसी चीज़ को बालक को चाहिए तो हाथ पैर फेंकेगा। क्या करेगा? अपने हाथों पैरों को फेंकेगा, रोएगा, ठीक है? फिर चिल्लाएगा, फिर इसके बाद उसे चाहिए तो वो चिल्लाने शुरू कर देता है। तो वो संवेदनाओं के द्वारा व्यक्त करता है, यानी हाथ पैर डालता है। फिर अनुकरण करता है, यानी जैसे-जैसे आपको देखेगा वैसा ही करता है। और याद रखिएगा, अनुकरण करने की प्रवृत्ति सबसे ज़्यादा किस अवस्था में होती है? तो शैशवावस्था में होती है, ठीक है? अब देखिए यहाँ पे नेक्स्ट हमारा शारीरिक गति के द्वारा ज्ञान, यानी क्या है कि अपने हाव-भाव, अपने उँगलियों को, अपने पैरों को क्या करता है? डुलाता है, ना हाँ करता है। अगर आप पूछेंगे, यानी देखिए, जब 0 से 2 वर्ष में बालक होता है तो क्या करता है? अगर आप उसे पूछेंगे आपको खाना चाहिए, पानी पीना है, मम चाहिए, तो क्या करता है? मुंडी अपनी को क्या करता है? हिलाता रहता है, यानी मुझे नहीं चाहिए। अगर चाहेगा तो हाँ करेगा, यानी मुंडी ऐसे-ऐसे घुमाएगा। हम व्यक्त नहीं कर सकते लेकिन बता सकते हैं, ये ऐसा होता है। या बालक हाँ या ना में सिर्फ मुड़ी ही को हिलाएगा, यानी शारीरिक गति के द्वारा ज्ञान प्राप्त कराएगा। और दूसरा देखिए, वस्तु अस्थायित्व का ज्ञान नहीं होता है। बालक में देखिए, अगर पूछ दिया जाए कि बालक में वस्तु अस्थायित्व का गुण नहीं होता है, कौन सी अवस्था में? तो कौन से यहाँ पे जीन पियाजे की कौन सी अवस्था में नहीं होता? तो आप कहेंगे संवेदी प्रेरक गामक अवस्था में नहीं होता है। अब यहाँ पे देखिए, इतना तो आप लोगों को समझ में आ गया। यहाँ पे संवेदी प्रेरक गामक अवस्था में 0 से 2 वर्ष होती है। अब दूसरा जो इनका यहाँ पे था, यहाँ पे विकास का अवस्था था। दूसरा यहाँ पे हेडिंग डालिए आप लोग, दूसरा में लिखिए पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। अब इसकी अवस्था कितनी होती है? 2 से कितना होती है? 7 वर्ष होती है। याद रखिएगा, इसकी अवस्था कितनी होती है? 2 से 7 वर्ष होती है। अब देखिए, इसमें 2 क्रम में बांटा गया है, ठीक है? पूर्व संक्रियात्मक अवस्था को 2 क्रम में बांटा गया है। पहला यहाँ पे प्राथमिक अवस्था और दूसरा यहाँ पे अंत प्राथमिक अवस्था, ठीक है? अब यहाँ पे बात अगर कर दिया जाए, 2 पार्टों में अगर बांटा गया है, तो पहले पार्ट का नाम क्या है? पूर्व प्राथमिक अवस्था, जिसकी आयु कितनी है? 2 से 4 वर्ष है। और अंतःप्राक अवस्था जो होती है, ये 4 से 7 वर्ष होती है, याद रखिएगा। और इन्हीं को शामिल करके 2 से 7 वर्ष हो गई है, ठीक है? अब बात करेंगे पूर्व प्राथमिक अवस्था में जो 2 से 4 वर्ष की होती है, इसके अंतर्गत क्या आता है? बालक क्या करता है? अधिक से अधिक प्रश्न पूछता है, जीवनवाद की भावना होती है, यानी जो वस्तु है उसमें क्या करेगा? वो जीवनवाद को ढूंढेगा। कितने वर्ष में? 2 से 4 वर्ष। यानी अगर वो खिलौना है तो वो सोचेगा ये मेरा है और इसमें क्या है? जीवन है। और उस जीवन को अगर वो देखिए कोई छोड़ लेता है तो वो रोने धोने लगेगा कि ये मेरा खिलौना ले लिया, वो मुझसे बातें करता था, अच्छे से बातें करता था, ये होता है। प्रश्न बालक पूछता है, ये कैसे हो गया? क्या नहीं होना चाहिए? क्यों हुआ? क्यों कैसे का जवाब क्या होता है? अगर बालक पूछता है तो 2 से 4 अवस्था में पूछता है और पूर्व संक्रियात्मक अवस्था के अंतर्गत आएगा, ठीक है? अब देखिए यहाँ पे दूसरा जो बनेगा अंतःप्रत, यहाँ पे प्रत अवस्था, जो कि 7 वर्ष। इसमें क्या होता है? केंद्रीकरण, प्रत्यक्ष और संरक्षण। इसमें बालक क्या होता है? अधिकतर घुमक्कड़ की प्रवृत्ति होता है। देखेंगे बालक जब यहाँ पे 2 से 7 वर्ष की आयु में होता है तो बालक घूमने के लिए निकल जाएगा। आप कितना भी पकड़ेंगे, तुरंत देखेगा आप इधर थोड़ा सा हटिया जाएंगे, मतलब अलग किसी से बातें करने के, तब तक क्या करेगा? देखते देखते छुपते छुपते क्या करेगा? धीरे से कहेगा मम्मी नहीं दिख रही है, बस धीरे से चलेगा, भाग, क्या होगा? वहां से भाग जाएगा। तो ऐसे भी बालक होते हैं, नटखट होते हैं। आप पकड़ के रखेंगे ना तो क्या करेगा? आपसे भागेगा। जैसे देखेगा कि आप नहीं दिख रहे हैं, तुरंत वहां से भागेगा। आपके सामने से ना होकर आपके पीछे से भागेगा, यानी लेकिन भागेगा। यानी घुमक्कड़ की प्रवृत्ति होती है कब? अंतःप्राक अवस्था में, यानी 2 से 7 वर्ष में होती है, ठीक है? तो एक बार लाइक कर दीजिए सभी लोग, प्रश्न अच्छे लग रहे हैं तो, ठीक है? फिर इसके बाद अब देखिए, यहाँ से जो प्रश्न बनते हैं आप लोगों के, अधिकतर यहीं से प्रश्न बनते हैं, ठीक है? संवेदी प्रेरित अवस्था में बनता है, ठीक है? या फिर पूर्व में, या फिर मूर्त, या फिर औपचारिक में। अब बात करेंगे यहाँ पे मूर्त होता क्या है? मूर्त क्या होता है कि जो वस्तु आपके समस्त हो उस पर चिंतन करना। क्या? जो वस्तु आपके समस्त हो उस पर चिंतन करना मूर्त कहलाता है। और मूर्त संक्रियात्मक अवस्था की अवधि कितनी होती है, यानी कितने वर्ष की होती है? तो 7 से 11 वर्ष की होती है। याद रखिएगा, कितने वर्ष की होती है? 7 से 11 वर्ष की होती है। अब मूर्त वस्तुओं के आधार पर चिंतन करना प्रारंभ कर देता है। अगर यहाँ पे देखिए प्रश्न अधिकतर बनता है कि मूर्त, यहाँ पे करा है कि चिंतन करना बालक प्रारंभ कर देता है, तो अधिकतर लोग क्या करते हैं? यहाँ पे अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था या फिर औपचारिक में मार देते हैं। लेकिन क्या कहा है ये नहीं पढ़ते हैं। वहां पे कहता है कि प्रारंभ कर देता है, प्रारंभ करना शुरू कर देता है, यानी चिंतन करना वहां पे उसका फर्स्ट स्टेज पे होता है, यानी शुरू करता है। तो आप किस में जाएंगे? मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में जाएंगे, ठीक है? यहाँ पे देखिए सीधे सीधे लिखा गया है, इंपोर्टेंट टैग लगा लीजिए, यहाँ पे वेरी इंपोर्टेंट लगा दीजिए, ठीक है? यहाँ पे लगा लीजिए, क्योंकि ये प्रश्न बनता है कि प्रारंभ कर देता है, न कि सोचना सोच रहा है, ये नहीं कहता। ये कहता है कि प्रारंभ कर देता है। तो ठीक कब करता है? तो मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में करता है, इतना याद रखिएगा। अब मूर्त संक्रियात्मक अवस्था की अवधि कितनी होती है? 7 से 11 वर्ष की होती है। अब देखिए यहाँ पे क्या कह रहा है हमारा कि तर्क एवं चिंतन करना शुरुआती क्रम होता है। देखिए यहाँ पे भी कह दिया है कि शुरुआती क्रम होता है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में। मूर्त का सीधे सीधे आप कर सकते हैं कि वस्तु हो उस पर चिंतन करना और वही वस्तु दिखाकर हटा लेना, तब उस पर क्या करता है? शुरुआत करता है कि हाँ वैसी वस्तु थी। अब देखिए नेक्स्ट हमारा जो यहाँ पे बनता है कि औपचारिक, औपचारिक को अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था भी कह सकते हैं आप, याद रखिएगा,
ठीक है। और ये अवस्था जो होती है 11 से ऊपर होती है। आप 12 भी कहीं मिल जाता है, 11 से 15 वर्ष मान सकते हैं, लेकिन कहीं कहीं आपको 12 भी मिलेगा। इसकी शुरुआत 11 से 15 तक रहती है, याद रखिएगा। और इसमें क्या होता है कि वस्तु यहाँ पे वास्तविक के साथ साथ संभावना भी उत्तर देने के लगता है, तर्क करने की प्रधानता होती है। मतलब देखिए सीधे कह रहा है कि वास्तविक के साथ साथ यानी जो है वस्तु, ठीक है, उस पे क्या करता है, तर्क करता है, क्या करता है, तर्क करता है। लेकिन याद रखिएगा यहीं पर देखिए क्या कर रहा है कि जो नहीं है संभावना उत्तर देता है और तर्क के आधार पर प्रधानता होती है, मतलब चिंतन करना उस हमेशा करते लगता है। और यहाँ पे कह रहा है वास्तु, यहाँ पे कह रहा है वस्तु, यहाँ पे होगा वस्तु होने पर और न होने पर भी बालक क्या करता है, तर्क करता है, चिंतन प्रारंभ कर रहा है, ठीक है। यानी है वस्तु तब भी करता है, नहीं है तब भी करता है, ठीक है। तो यहाँ पे चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, जो कि हमारे यहाँ पे कोहल वर्ग से बनते हैं, ठीक है। कोहल वर्ग से कितने प्रश्न बनते हैं, देखिए यहाँ पे कोहल वर्ग से प्रश्न किस प्रकार से बनते हैं, और कोहल वर्ग से भी आप लोग हेडिंग डाल लीजिए, ठीक है। अब हेडिंग डालिए कोहल वर्ग से आगे बढ़ने से पहले कर दीजिए, एक बार शेयर कर दीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोग आ जाइए और भी लोग, ठीक है। शेयर कर दीजिए और लाइक करना न भूलें, ठीक है, लाइक कर दीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं यहाँ पे कोहल वर्ग। देखिए कोहल वर्ग हमारा यहाँ पे किस प्रकार से आते हैं, कोहल वर्ग से। और याद रखिएगा कोहल वर्ग ने किस पे सिद्धांत दिया था, नैतिक विकास का सिद्धांत किसने दिया था, तो कोहल वर्ग ने दिया था। अब कोहल वर्ग ने कितने स्तर के बालकों पे दिया था, प्रयोग किया था। अब देखिए यहाँ पे कोहल वर्ग ने 10 से 16 वर्ष के लड़कों के सामने कहानी के माध्यम से नैतिक दुविधा प्रस्तुत की थी। अगर प्रश्न बनता है कि कोहल वर्ग के अनुसार कितने वर्षों के बालकों पे प्रयोग किया गया था, तो 10 से 16 वर्ष के बालकों पे ये प्रयोग किया गया था। और किस माध्यम से किया था कोहल वर्ग ने, तो कहानी के माध्यम से किया था, और कहानी के माध्यम से दुविधा उत्पन्न कर दी थी और बालकों को सोचने पर मजबूर कर दिया था। जैसे क्या है कि आधा अधूरी कहानी सुनाकर और उससे चिंतन कराना कि आगे क्या हो सकता है। अधिकतर ये कितने वर्षों के बालकों पर प्रारंभ किया था, 10 से 16 वर्ष के बालकों पे किया था, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं यहाँ पे नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा ये सबसे महत्वपूर्ण यहीं से बनता है कि इनके अनुसार बच्चों का नैतिक विकास 3 स्तर और 6 अवस्थाओं में पूर्ण होता है। और कोहल वर्ग के अनुसार, ठीक है, कोहल वर्ग के अनुसार कितने स्तर हैं, तो 3 स्तर हैं। कितनी अवस्थाओं पर इन्होंने किया था, 6 अवस्थाओं पर किया था। अब 6 अवस्थाओं 3 स्तर को थोड़ा सा जान लेते हैं बहुत ही विस्तार रूप से, क्योंकि यहाँ से प्रश्न आप लोगों को बनते हैं और हम नहीं चाहते कि आप लोगों का एक भी प्रश्न छूटने पाए, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे बात करेंगे नैतिक विकास का सिद्धांत किसने दिया था, तो आप लोगों को पता चल ही गया है कि कोहल वर्ग ने दिया था, ठीक है। अब बात करेंगे यहाँ पे पूर्व परंपरागत स्तर जो कि 0 से 9 वर्ष होता है। ये पहला स्तर, याद रखिएगा पहला स्तर है यहाँ पे पूर्व परंपरागत स्तर 0 से 9 वर्ष। अब इसके अंतर्गत क्या आता है, देखिए इसके अंतर्गत पहला हमारा आता है कि दंड आज्ञा पालन अनुमुखन अभिमुखता, और यहाँ पे दूसरा आता है क्या हमारे यहाँ पे साम्य धारण अपेक्षा अभिमुख। और यहाँ पे देखिए इसके अंतर्गत देखिए क्या करता है, बालक दंड और आज्ञा पालन के लिए क्या करता है, अपने को उस परिवेश में ढालता है, यानी दंड से बचने के लिए आप में हाँ मिलाएगा। और दूसरा यहाँ पे करा है साधात्मक सापेक्ष अनुमुख, यानी आपके साथ चलने का प्रयास करेगा। और यहाँ पे देखिए जो यहाँ पे अभिप्रेरणा मिलती है ये बाह्य से मिलती है, यानी बाहर, यानी दूसरे लोगों से। अधिकतर जो बालक होते हैं 0 से 9 वर्ष के, उनको दिया जाता है दूसरे का प्रेरणा के द्वारा कि आप कर सकते हो, अच्छा कर सकते हो। और नियंत्रण भी बाहरी लोग करते हैं, जैसे माता पिता हो सके और स्कूल में टीचर हो गए, ये नियंत्रण का कार्य करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे कोहल वर्ग के पूर्व परंपरागत स्तर जो होता है 0 से 9 वर्ष होता है। और इसमें क्या होता है, बालक यहाँ पे दंड और आज्ञा पालन अभिमुखता होता है, यानी दंड से बचने के लिए आज्ञा का पालन करता है। और यहाँ पे साधात्मक सापेक्ष अभिमुखता, यानी आपको हर कार्य अच्छे से करके अपने को ढालने का प्रयास करेगा। अब आगे बढ़ते हैं यहाँ पे जो दूसरा इनका है नैतिक विकास के सिद्धांत के अनुसार इनका जो दूसरा हमारा बनता है यहाँ पे परंपरागत स्तर, यानी दूसरा हम यहाँ पे हेडिंग डाल लीजिए, यहाँ पे आगे लिख लीजिएगा आप लोग दूसरा कि परंपरागत स्तर ये कितना होता है, 9 से 12 वर्ष होता है। अब देखिए 9 से 12 वर्ष की आयु आप अधिकतर मानते हैं किशोरावस्था तक उस किशोरावस्था का शुरुआत, ठीक है। अब इसके अंतर्गत क्या है, परस्पर एक रूपता अभिमुखता, यानी परस्पर एक रूपता। इसमें क्या होता है कि बालक अपने को अच्छा बनने का प्रयास करेगा, अच्छा लड़की, ठीक है, गुड बॉय गुड गर्ल इसके अंतर्गत आएगा, ठीक है, यानी अच्छा लड़का अच्छा लड़की। इसमें क्या होता है कि अपने को सबसे श्रेष्ठ बताता है कि मैं अच्छा हूँ, यानी आपके सामने ऐसा व्यवहार करेगा, लगेगा कि वो आपके मतलब कि एक अच्छा लड़का है, एक अच्छी लड़की ही है। और इसके बाद अधिकार संरक्षण, यानी अपने अधिकारों के संरक्षण के लिए कुछ भी कर सकता है। और इसमें क्या होता है, देखिए अभिप्रेरणा जो होता है ये आंतरिक रूप से मिलती है, ठीक, खुद से मिलती है, यानी 9 से 12 वर्ष के अंदर। और नियंत्रण जो होता है बाहर से होता है, ठीक है, बाहर से होता है, यानी जब तक बालक किशोरावस्था में प्रवेश करता है तब क्या होता है कि वहां तक उसे नियंत्रण कौन करता है, बाहर के, यानी उसके घर वाले करते हैं। लेकिन यहाँ पे देखिए, यहाँ पे सबसे यहाँ यही से बनता है कि अच्छा लड़की अच्छा लड़का ये किस स्तर के अंतर्गत आता है, तो परंपरागत स्तर यानी 0 से 9 वर्ष के अंतर्गत आएगा। किसके, कोहल वर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत के अंतर्गत आएगा। आगे बढ़ते हैं यहाँ पे देखिए ये तीसरा स्तर है इसका,
ये नैतिक विकास सिद्धांत, ये आप लोगों का तीसरा है, ठीक है। इसके अंतर्गत क्या आता है, उत्तर परंपरागत स्तर। इसमें क्या होता है कि देखिए, इसमें 12 वर्ष से आगे यानी किशोरावस्था की अवधि मान सकते हैं, ठीक है। इसमें भी क्या आएगा आपका, अच्छा लड़का, यहाँ पे देखिए क्या है कि सामाजिक संपर्क अनुभूता यानी अच्छा लड़का अच्छी लड़की, इसके अंतर्गत भी आएगा, ठीक है। इसके अंतर्गत भी यही आएगा, याद रखिएगा। और यहाँ पे देखिए क्या कर रहा है, सार्वभौमिक नैतिकता। यहाँ पे सार्वभौमिक नैतिकता की बात किया है, जिसके अंतर्गत बालक हर उस पहलुओं को जानने का प्रयास करेगा जो उसके लिए अच्छा होगा, जो उसे अच्छा लगेगा वही सीखने का प्रयास करेगा। और इसमें क्या होता है कि जो प्रेरणा होती है आंतरिक यानी खुद से आती है, और जो नियंत्रण भी होता है ये खुद से करता है। ये किशोरावस्था की सबसे महत्वपूर्ण पहलू है कि वो खुद से ढलने का प्रयास कर सकता है। अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे कोहल वर्ग के नैतिक विकास की आलोचना क्या थी, इसमें आलोचना भी बहुत ही महत्वपूर्ण है कि पूछ देता है कि कोहल वर्ग के नैतिक विकास की आलोचना किस किस आधार पे किया गया था। तो यहाँ पे देखिए पहला हमारा बनता है, कोहल वर्ग ने नैतिक उत्तर केवल लड़कों से प्राप्त किए, लड़कियों से नहीं। सबसे पहली बात इनकी कमी ये थी कि केवल लड़कों पे ये इन्होंने प्रयोग किया, अपनी लड़कियों पे नहीं की, जबकि लड़कियों की नैतिकता काफी अलग होती है, क्योंकि यहाँ पे लड़कियां अपनी स्वतंत्रता को अधिक नियंत्रण करती हैं। मतलब देखिए अधिकतर देखिए लड़के घर बाहर होते हैं, वो अधिक स्वतंत्र नहीं होते हैं, ये खेल कूद लेंगे, लेकिन लड़कियां जो होती हैं वो घर में रहती हैं, क्या करती हैं, अधिक स्वतंत्र होती हैं, अपने को नियंत्रण करती हैं, हर हर समय क्या करती हैं, अपने को ढालने का प्रयास करती हैं। अब दूसरा हमारा ये करा कि कोहल वर्ग नैतिक विकास सिद्धांत यूरोपियन संस्कृति के आधार पर दिया गया, इन्होंने भारतीय संस्कृति और अफ्रीकन संस्कृति पर नहीं दिया। यानी इन्होंने किस पे दिया था, अगर पूछ दिया जाए कि कोहल वर्ग के नैतिक विकास के अंतर्गत इन्होंने किस देशों पे प्रयोग किया था, तो आप कह सकते हैं यूरोपियन संस्कृति के आधार पर दिया था। और किस संस्कृति को छोड़ दिया था, तो इन्होंने भारतीय संस्कृति और अफ्रीकन, मतलब क्या है कि भारत के लोगों पे इन्होंने अपना प्रयोग नहीं किया और ना ही अफ्रीकन के। तो ठीक है, यहाँ पे आप लोग बनते हैं। अब बात करेंगे हम लोग यहाँ पे वाइगोस्की से। वाइगोस्की से भी प्रश्न बनते हैं जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। वाइगोस्की से कितने प्रश्न बनते हैं, अब लोग आप लोग हेडिंग डाल लीजिए वाइगोस्की, और चलिए बढ़ते हैं अपने टॉपिक्स पे। यहाँ पे देखिए वाइगोस्की से अगर प्रश्न बनता है कि वाइगोस्की किसके लिए जाने जाते हैं, तो सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत के लिए जाने जाते हैं वाइगोस्की। याद रखिएगा, जीन पियाजे यहाँ पे संगठन विकास, ठीक है, कोहल वर्ग नैतिक विकास, वाइगोस्की सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत। तो इनके अंतर्गत क्या आता है, ये उन्होंने कहा था कि वाइगोस्की के अनुसार बच्चे के विकास में समाज और यहाँ पे सांस्कृतिक महत्वपूर्ण है, यानी बालक जिस समाज में रहता है, वातावरण में रहता है, वो सबसे अधिक बालक पे प्रभाव डालता है। और संस्कृति यानी उसकी क्या है, उसके घर की विशेषता क्या है, उसके लोग कैसे हैं, उसका परिवेश कैसा है, ये अधिक महत्वपूर्ण योगदान निभाता है। और इन्होंने दूसरा बताए थे, बच्चे अपने से बेहतर की संगति में अच्छा सीखते, मतलब क्या है कि जो अच्छे लोग हैं उनके साथ बालक अगर रहेंगे तो अच्छी प्रवृत्तियां को होंगे। इन्होंने वाइगोस्की ने बताया था कि अगर बालक को शुरुआती क्रम में अगर एक डॉक्टर के साथ रखा जाए तो क्या होता है कि वो डॉक्टर ही बनने का प्रयास करता है, ठीक है, वही संगति रहेगी, वही क्रम सीखेगा। अगर एक चोर के साथ रहेगा तो वो चोरी करना ही सीखेगा, ठीक है, ऐसा इन्होंने बताया था वाइगोस्की ने। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे इनके जो यहाँ पे सबसे महत्वपूर्ण पहलू हैं, संप्रत्यय हैं, उसको थोड़ा सा जान लेते हैं। संप्रत्यय के आधार पर इन्होंने क्या कहा था, देखिए संप्रत्यय के आधार पर इनका क्या था, वाइगोस्की के आत्मसात करना, क्या है कि अपने को ढालना, सहारा, जहां पर बालक क्या करता है। देखिए कल की क्लास से पहले एक क्लास चली थी, उसमें आप लोगों का अधिकतर लोगों का गलत था, जेडपीटी मारा था, जहां कि वहां पे बड़ों की सहायता के कारण, प्रेरणा के कारण वो क्या करता था, अपने कार्यों को पूरा करता था। लेकिन आप लोगों ने वहां पे जेडपीडी को माना था, यानी खाली स्थान को भरना। लेकिन यहाँ पे देखिए जेडपीडी का मतलब होता है खाली स्थान को भरना, लेकिन सहारा का मतलब होता है जहाँ फंस रहा है बालक और उसकी सहायता करना। और जेडपीडी का कार्य कहाँ होगा, जो बालक कार्य कर रहा है, ठीक है, कार्य करने के उपरांत वहीं रुक जाता है, यानी कुंठा मान सकते हैं, फिर इसके बाद किसी दूसरे के द्वारा उस कार्य को भरा जाना, वो जेडपीडी को खाली स्थान यानी सहारा देना, ठीक है, जेडपीडी सहारा देना और जेडपीडी खाली स्थान को भरना जेडपीडी के अंतर्गत आएगा। और उसको क्या करना, प्रेरणा के द्वारा सिखाना, वो क्या होता है, उसका सहारा होता है, यानी योगदान देना। तो सहारा और जेडपीडी में आप लोगों को अंतर पता चल गया होगा कि सहारा क्या होता है, दूसरों के द्वारा तुरंत ही प्राप्त करा देना, वो क्या होता है, सहारा कराता है, ठीक है। और जेडपीडी क्या होती है, खाली स्थान को भरना, बालक के जो आगे नहीं बढ़ पा रहा है, रुक जा रहा है, और उसको भरना, वो जेडपीडी के अंतर्गत आएगा, ठीक है, तो उसे कुंठा भी कहा जा सकता है। तो आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे जी आगे देखते हैं। अब बात करेंगे अपने प्रश्नों पे। हम लोग देखते हैं पहला प्रश्न क्या करा, सभी लोग प्रश्न करने के लिए अगर तैयार हैं तो एक बार यस करिए, जल्दी से यस करिए सभी लोग। और चलिए क्या करिए, जल्दी से आ जाइए सभी लोग, और एक बार जल्दी से शेयर भी कर दीजिए, जो लोग चले गए हैं एक बार आ जाए, जल्दी से शेयर कर दीजिए, क्योंकि अब प्रश्न आपके शुरू होने वाले हैं। जीन पियाजे, कोहल वर्ग और वाइगोस्की से जितने भी नोट्स बना दिए गए हैं उन्हीं से संबंधित होगा। तो चलिए देखते हैं पहला प्रश्न यहाँ पे क्या करा। पहला प्रश्न बहुत ही अच्छे तरीके से करेंगे, निर्माण और खोज का सिद्धांत निम्नलिखित में से किसने दिया था। देखिए बात क्या है, निर्माण और खोज का सिद्धांत निम्नलिखित में से किसने दिया है। पहला करा है वाइगोस्की, दूसरा कहा है कोहल वर्ग, तीसरा कहा है जीन पियाजे, चौथा कहा है अब्राहम मास्लो। तो जल्दी से इसका कमेंट करिए, जल्दी से फास्ट कमेंट करिए इसका।
जी, शेयर भी कर दीजिए, सभी लोग शेयर कर दीजिए और देखते हैं सबसे पहले सबसे उपयुक्त उत्तर किसका आता है। यहाँ पे देखिए राइट आंसर जो जाएगा यहाँ पे जीन पियाजे के साथ जाएगा। किसके साथ जाएगा? जीन पियाजे ने भाष निर्माण और खोज का सिद्धांत दिया था। सबसे पहले प्रयोग इन्होंने किया था अपने बालकों पे और अपने तीनों बालकों पे किया था। किस पे किया था? तीनों बालकों पे किया था। और किसकी सहायता से किया था? पत्नी की सहायता से किया था। अगर प्रश्न बन जाता है कि जीन पियाजे ने किसकी सहायता से अपने बच्चों पे संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत दिया था, तो अपने पत्नी के। तो राइट आंसर यहाँ पे जाएगा तीसरे की जाएगा। आगे बढ़ते हैं यहाँ पे दूसरे प्रश्न पे। देखिए दूसरा प्रश्न भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। दूसरा प्रश्न हमारा ये कह रहा है कि पियाजे थे। पियाजे कौन थे? खगोलविद थे, भूगर्भ शास्त्र थे, मनोवैज्ञानिक थे और यहाँ पे कह रहा है समाज शास्त्री थे। तो राइट आंसर यहाँ पे क्या जाएगा? जल्दी से कमेंट करिए, इसका जल्दी से फास्ट कमेंट करिए और आप लोगों को पीडीएफ भी मिल जाएगा जल्दी ही, लेकिन उससे पहले आप लोग क्या करिए, इसका आंसर दीजिए। जी जल्दी से आंसर दीजिए। यहाँ पे जिन पियाजे थे कौन थे? खगोलविद, भूगर्भ शास्त्री थे, यहाँ पे मनोवैज्ञानिक थे या फिर यहाँ पे करा समाजशास्त्री। जी राइट आंसर एकदम करेक्ट जाएगा। यहाँ पे तीसरे के साथ जाएगा। किसके साथ जाएगा? तीसरे के साथ जाएगा, मनोवैज्ञानिक थे। ठीक है, अपने बच्चों पर प्रयोग किया था मनोदशा को जानने के लिए। तो आगे बढ़ते हैं यहाँ पे नेक्स्ट प्रश्न पे, जो कि यहाँ पे का देखते हैं नेक्स्ट कितने लोगों का सही होता है और बहुत ही अच्छे तरीके से प्रश्नों को सॉल्व करते जिस तरीके से जा रहे हैं और स्पीड बनाए रखिए। ठीक है, देखिए स्पीड यहाँ बनाए रहेंगे तो यही स्पीड आपका काम देगा कहाँ? सी टेट में। कहाँ देगा काम? सी टेट में काम देगा। याद रखिएगा कहाँ देगा? सी टेट में। ठीक है, सी टेट में काम देगा और अपना स्कोर जो है कायम रखिएगा 120 प्लस। याद रखिएगा आपका स्कोर कितना होना चाहिए? 120 प्लस होना चाहिए। यहाँ पे देखिए राइट आंसर जो जाएगा हमारा यहाँ पे किसके साथ जाएगा? राइट आंसर जाएगा यहाँ पे जन्म से 2 वर्ष इंद्रजनित गामक अवस्था था। इसमें बालक क्या करता है? इसके 3 स्तर से यहाँ पे संज्ञानात्मक विकास के पहला था इंद्रजनित गामक अवस्था जो था 0 से 2 वर्ष। फिर इसके बाद पूर्व संक्रियात्मक अवस्था था 2 से 7 वर्ष। फिर इसके बाद मूर्त संक्रियात्मक अवस्था था 7 से 11 वर्ष। ठीक है, और औपचारिक जो था यहाँ पे 11 से ऊपर था। ठीक है, राइट आंसर यहाँ पे जाएगा जो हमारा यहाँ पे तीसरे के साथ जाएगा। इंद्रजनित गामक अवस्था में बालक क्या करता था? अगर प्रश्न बनता है तो इसमें बालक अपने इंद्रियों के द्वारा हाथ पैर चलाना, ठीक है, व्यक्त करना, यही राइट आंसर जाएगा आपका। क्या जाएगा? दूसरे के साथ जाएगा। आगे बढ़ते हैं यहाँ पे चौथे प्रश्न पे। देखते हैं चौथा प्रश्न क्या करा और लाइक ठोक दीजिए एक बार जल्दी से। लाइक ठोक दीजिए, चाहे टूट भी जाए लेकिन लाइक तो ठोक ही दीजिए एकदम। आज ठोक दीजिए और सब्सक्राइब भी कर लीजिए जितने लोग हैं। यहाँ पे देखिए क्या करा है हमारा यहाँ पे चौथा कि निम्नलिखित में से किस अवस्था में भाषा संबंधित योग्यता का विकास अपने चरम पर होता है? अपने चरम पर बात किया है। यहाँ पे देखिए पहला करा औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, इंद्रजनित गामक अवस्था, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। देखिए यहाँ पे अगर बात किया 0 से 2 यहाँ पे भाषा का विकास हुआ ही नहीं रहता है बालक का इंद्रजनित गामक अवस्था में। और यहाँ पे मूर्त, यहाँ पे पूर्व संक्रियात्मक अवस्था ये 2 से 7 वर्ष होता है। यहाँ पे बालक सीखना शुरू कर देता है। और मूर्त संक्रियात्मक अवस्था जो होती है 7 से 11 यहाँ पे सीखने के क्रम में आगे बढ़ता है। और जो औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था है 11 से यानी 12 से ऊपर जो जाएगा यहाँ पे अपने चरम पर होता है। बालक सभी भाषाओं में गहन अध्ययन कर चुका होता है। तो राइट आंसर जो जाएगा हमारे यहाँ पे किसके साथ जाएगा? दूसरे पहले के साथ जाएगा। सॉरी यहाँ पे दूसरा नहीं पहला होगा। यहाँ पे राइट आंसर पहला जाएगा। जितने लोग का है एकदम पहला एकदम राइट आंसर है। जी कमेंट तो फास्ट करते ही चलिएगा, भले ही आपको लगे कि स्पीड ज़्यादा है लेकिन स्पीड यही आपकी रहनी चाहिए। ठीक है, ऐसे ही पढ़ाते हैं ताकि आप लोगों को समझ में आ जाए। देखिए ये ऐसा नहीं कि स्लो पढ़ाता जाए, लेकिन आपको समझ में आना चाहिए बस। यहाँ पे देखिए यहाँ पे पांचवा ये करा कि निम्न में से किसने नैतिक विकास की अवस्था के सिद्धांत का प्रतिपादन किया? नैतिक विकास की अवस्था की बात किया है जीन पियाजे, कोहलबर्ग, फ्रायड, यहाँ पे सीयर्स। तो राइट आंसर यहाँ पे क्या जाएगा? जल्दी से पांचवें का कमेंट करिए। नैतिक विकास कोहलबर्ग, जीन पियाजे संज्ञानात्मक विकास, वाइगोस्की सामाजिक सांस्कृतिक विकास। यहाँ पे देखिए सबसे महत्वपूर्ण ये बनता है कि नैतिक विकास का यहाँ पे किसने किया है? तो राइट आंसर जो जाएगा यहाँ पे कोहलबर्ग के साथ जाएगा। किसके साथ जाएगा? कोहलबर्ग ने दिया था। और जीन पियाजे ने संज्ञानात्मक किस पे दिया था? संज्ञानात्मक पे दिया था। फ्रायड का है ही नहीं इसमें सिद्धांत और यहाँ पे सीयर्स है नहीं, 2 ही लोगों का दिया था। तो यहाँ पे नैतिक विकास पे किसने दिया था? नैतिक विकास पे किसने दिया था? तो कोहलबर्ग ने दिया था। एकदम राइट आंसर आप लोगों का आया है। छठे प्रश्न पे आगे बढ़ते हैं। देखिए छठा प्रश्न हमारा क्या कर रहा है कि कोहलबर्ग द्वारा प्रतिपादित नैतिक विकास के सिद्धांत के अनुसार पूर्व नैतिक अवस्था होती है। पूर्व नैतिक अवस्था कितनी होती है भाई? चलिए देख लेते हैं। यहाँ पे पूर्व नैतिक अवस्था यानी नैतिक से पहले की अवस्था क्या कहलाती है? तो पहला करा है जन्म से 5 वर्ष, यहाँ पे करा है जन्म से 2 वर्ष की आयु, यहाँ पे तीसरा करा है कि यहाँ पे 6 से वर्ष आयु, और यहाँ पे चौथा करा है 7 वर्ष से लेकर किशोरावस्था प्रारंभ काल तक। तो राइट आंसर यहाँ पे क्या जाएगा? जल्दी से कमेंट करिए इसका, देखते हैं कितने लोगों का इसका कमेंट आता है। जी इसका कमेंट देखते हैं किसका आता है यहाँ पे। जी एकदम राइट आंसर यहाँ पे जाएगा 2 वर्ष तक की आयु। यहाँ पे क्या कहा? पूर्व नैतिक अवस्था की अवधि मतलब शुरुआत क्रम होता है। तो क्या होता है कि यहाँ पे 2 वर्ष आयु, ठीक है, 0 से लेके 2 वर्ष ये होता है पूर्व नैतिक अवस्था। ठीक है, राइट आंसर यहाँ पे जाएगा किसके साथ जाएगा? यहाँ पे दूसरे के साथ जाएगा। आगे बढ़ते हैं यहाँ पे
क्रम ऊपर देख लीजिएगा आप लोगों को नैतिक विकास से और यहाँ पे जीन पियाजे, वाइगोस्की, कोहलबर्ग सब सारे प्रश्न कराए जा रहे हैं, तो सभी प्रश्नों को अच्छे से दीजिएगा। अब सातवां ये हमारा देखिए करा है कि कोहलबर्ग द्वारा प्रतिपादित नैतिक विकास की अवस्था के सिद्धांत के अनुसार नैतिक या चारित्रिक विकास की चरम अवस्था है। चरम अवस्था की बात क्या है? स्व केंद्रित अवस्था, सॉरी यहाँ पे जी, यहाँ पे देखिए क्या कहा है, स्व केंद्रित अवस्था। दूसरा करा है कि परंपराओं का धारण करने वाली अवस्था, और यहाँ पे तीसरा करा है हमारा कि आधारहीन आलोचनात्मक अवस्था, और यहाँ पे चौथा हमारा करा है आधारयुक्त आत्मचेतना अवस्था। तो राइट आंसर यहाँ पे सातवें का क्या जाएगा? स्व केंद्रित की बात क्या है, यानी खुद से, लेकिन बात क्या क्या है, नैतिक। नैतिक जो होता है दूसरों के द्वारा होता है, ठीक है, कोई आधार होता है, कोई सीमा होती है, किसी के द्वारा, निर्णय के द्वारा लिया जाता है, जिसके आधार पर आप डरते हैं या फिर अच्छा करने का प्रयास करते हैं, तो ये दूसरे के द्वारा होता है। स्व केंद्रित तो हमारा गलत हो गया। परंपराओं को धारण करने वाली अवस्था, यहाँ पे नैतिक कहा है तो परंपराओं को धारण नहीं कर सकता बालक, ठीक है। और यहाँ पे आधारहीन, जिसकी कोई आधार हो, आधारहीन जिसकी आधारहीन हो। देखिए कोई भी कार्य होता है तो उसका एक आधार होता है, एक सीमा होता है, एक क्रम होता है, एक अध्ययन होता है। अध्ययन का मतलब एक मार्ग होता है। तो यहाँ पे ये भी गलत। अगर बचा हमारा तीनों, तो तीनों यहाँ पे राइट आंसर जाएगा आधारयुक्त। आधारयुक्त जिसकी आधार हो आत्मचेतना। आत्मचेतना का मतलब होता है खुद से किसी के द्वारा चेतना प्रदान किया जाए और अवस्था होती है। तो राइट आंसर यहाँ पे जाएगा क्या? चौथे के साथ जाएगा। और लाइक ठोक दीजिए, सभी लोग लाइक ठोक दीजिए एक बार जल्दी से। आगे बढ़ते हैं आठवें प्रश्न पे। अपना काउंट कर चलेगा। आज आप लोगों को एक भी प्रश्न गलत नहीं करना है, एक भी प्रश्न गलत नहीं करना है। तो चलिए देखते हैं यहाँ पे हमारा आठवां क्या करा है। देखिए 8 का हमारा ये करा कि निम्नलिखित में से किसने नैतिक विकास की अवस्था का सिद्धांत दिया है। यहाँ पे क्या कहा है? नैतिक विकास का। आप लोगों को पहले ही बता दिया गया है कि किसने नैतिक विकास का सिद्धांत दिया है। कह रहा कि जीन पियाजे संज्ञानात्मक विकास, वाइगोस्की सामाजिक, और यहाँ पे क्या कहा है? कोहलबर्ग, लॉरेंस कोहलबर्ग नैतिक विकास। तो राइट आंसर यहाँ पे कौन जाएगा? आप पूछा क्या है? नैतिक विकास। तो नैतिक विकास किससे संबंधित हुआ? जल्दी से बताइए, यहाँ पे कमेंट करिए जल्दी से। जी राइट आंसर जाएगा यहाँ पे लॉरेंस कोहलबर्ग के साथ जाएगा। एकदम राइट आंसर आपका जाएगा, कोहलबर्ग के साथ जाएगा। नोट्स बनाने के बाद भी अगर गलत करेंगे तो ये तो सही नहीं है। आगे बढ़ते हैं 9वें प्रश्न पे। देखते हैं 9वां हमारे यहाँ पे क्या करा है। देखिए 9वां प्रश्न भी बहुत ही अच्छा है कि निम्नलिखित में से किसने बच्चों की अंतः क्रियाओं को उसके विकास से मूल आधार माना है। किसने माना है? तो पहला करा है लॉरेंस कोहलबर्ग, दूसरा करा है कि वाइगोस्की, तीसरा करा है जीन पियाजे, चौथा करा है कि स्किनर। तो अब यहाँ पे गलत मत करिएगा 9वें का, क्योंकि बहुत ही अच्छा है। यहाँ पे देखिए क्या कहा है? अंत विकास, यानी अपने बालकों के साथ, अपने समवयस्कों के साथ और अपने वयस्कों के साथ बालक अच्छे से सीखता है, उसका विकास अच्छा होता है। किसने कहा था? लॉरेंस कोहलबर्ग ने कहा था, या फिर वाइगोस्की ने कहा था, जीन पियाजे ने कहा था। जीन पियाजे ने समाज पे छोड़ दिया था, समाज में वातावरण के लिए छोड़ा था, संज्ञानात्मक विकास के लिए। लॉरेंस कोहलबर्ग ने नैतिक विकास के लिए छोड़ा था। वाइगोस्की ने अपने समवयस्कों के साथ सीखने के लिए भेजा था। तो 9वें का राइट आंसर जाएगा किसके साथ जाएगा? 9वें का एकदम राइट आंसर जाएगा हमारा यहाँ पे दूसरे के साथ जाएगा। जी राइट आंसर दूसरे के साथ जाएगा। आगे बढ़ते हैं यहाँ पे 10वें प्रश्न पे। 10वां प्रश्न देखते हैं कितने लोगों का सही करना है। और यहाँ पे एक भी प्रश्न आप लोगों के लिए छोड़ा नहीं जाएगा आज, ठीक है। चलिए आज के प्रश्न भी इसे भी छोड़ दिया जा रहा है आप लोगों के लिए। 10 ही प्रश्न थे यहाँ, इसको आप लोगों को करना है, कमेंट बॉक्स में देना है, और आप लोगों के उत्तर भी कल के रखे गए हैं। 10 का ये करा है वाइगोस्की के अनुसार बच्चे साथी समूह के सक्रिय सदस्य कब हो जाते हैं। पहला करा है कि पूर्व बाल्यावस्था, दूसरा करा है बाल्यावस्था, तीसरा करा है किशोरावस्था, चौथा करा है कि प्रौढ़ावस्था। तो इसका राइट आंसर आप लोग देंगे। इसका राइट आंसर कहाँ देंगे आप लोग? कमेंट बॉक्स में देंगे। कहाँ देंगे? कमेंट बॉक्स में इसका देंगे कि वाइगोस्की के अनुसार साथी समूह के सक्रिय सदस्य कब हो जाते हैं बालक। तो यहाँ पे पूर्व बाल्यावस्था यानी बाल्यावस्था से पहले करा है सीधे सीधे शैशवावस्था, बाल्यावस्था यानी बाल्यावस्था में, किशोरावस्था यानी 12 से ऊपर, प्रौढ़ावस्था यानी 15 से 18 से ऊपर करा है, 21 से ऊपर, 18 से 20 से ऊपर करा है। तो राइट आंसर यहाँ पे क्या जाएगा? इसका राइट आंसर आप लोग कहाँ देंगे? कमेंट में देंगे। कहाँ देंगे? कमेंट में देंगे। और आज के प्रश्न कैसे लगे एक बार सही सही उत्तर दीजिएगा, और यहाँ पे इसका प्रश्न का उत्तर दे दीजिएगा। यहाँ पे बता दें 11 यहाँ पे प्रश्न रखे गए हैं, सॉरी यहाँ पे प्रश्न आपके लिए रखे गए हैं, ठीक है। अभी प्रश्न है, सॉरी यहाँ पे प्रश्न है, लेकिन इन प्रश्नों को हम लोग, चलिए इसका आंसर हम बता दे रहे हैं, इसका आंसर बता दे रहे हैं, आप लोग 11 का आंसर बताइएगा। देखिए इसका राइट आंसर जो जाएगा यहाँ पे किशोरावस्था के साथ जाएगा। किसके साथ जाएगा? किशोरावस्था के साथ जाएगा। अब आप लोग 11 का उत्तर बताएंगे, ठीक है। यहाँ पे 11 का उत्तर आप लोग बताएंगे कि 11 का राइट आंसर हमारा क्या होगा। निम्नलिखित में से किसने सामाजिक विकास का सिद्धांत दिया? निम्नलिखित में से किसने सामाजिक विकास का सिद्धांत दिया? जी राइट आंसर यहाँ पे बताइए। जी राइट आंसर जल्दी से इसका कमेंट करिए कि राइट आंसर इसका क्या होगा, जल्दी से। जी राइट आंसर इसका कमेंट करिए। पियाजे ने, कोहलबर्ग ने, वाइगोस्की ने, या फिर टेलर ने। तो राइट आंसर इसका क्या जाएगा? जल्दी से कमेंट करिए इसका 11 का। अभी प्रश्न है आप लोगों के लिए। जी 11 का राइट आंसर क्या जाएगा? जल्दी से कमेंट करिए आप लोग। जी कमेंट करिए इसका राइट आंसर क्या जाएगा इसका। जी 11 का राइट आंसर जाएगा यहाँ पे वाइगोस्की के साथ जाएगा। किसके साथ जाएगा? वाइगोस्की के साथ जाएगा। आगे बढ़ते हैं 12वें प्रश्न पे।
12 का देखते हैं, 12 का क्या करा है। 12 का भी बहुत अच्छा प्रश्न है कि वाइगोस्की के अनुसार किसी बालक के विकास में सबसे महत्वपूर्ण योगदान निम्न में से किसका होता है। तो पहला करा है परिवार का, दूसरा करा है विद्यालय का, तीसरा समाज का, चौथा करा है कि धर्म का। तो राइट आंसर यहाँ पे 12 का क्या जाएगा। देखिए कहा क्या है कि महत्वपूर्ण योगदान किसका होता है, यहाँ पे विकास में, ठीक है, बालक के विकास में किसका होता है, परिवार का होता है, यहाँ पे विद्यालय का होता है, समाज का होता है, या फिर धर्म का होता है। आप लोगों को पता है वाइगोस्की किससे संबंधित है, सामाजिक विज्ञान, यहाँ पे सामाजिक अध्ययन से जानने जाते थे। तो राइट आंसर यहाँ पे किसके साथ जाएगा, समाज के साथ जाएगा। राइट आंसर करेक्ट होगा आपका यहाँ पे, परिवार न होकर यहाँ पे समाज के साथ जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं 13वें प्रश्न पे, देखते हैं 13 का हमारे यहाँ पे क्या करा है। 13 का ये करा है कि बच्चे दुनिया के बारे में अपनी समझ का सृजन करते हैं, इसका श्रेय को जाता है, यानी किसको जाता है, पियाजे के, पावलोव के, कोहलबर्ग के, या फिर स्किनर के। तो राइट आंसर 13 का क्या जाएगा, जल्दी से बताइए। यहाँ पे देखिए सृजन करते हैं, सृजन मतलब संज्ञानात्मक विकास, संज्ञानात्मक विकास किससे संबंधित आप है ये बताइए, किससे संबंधित है। तो राइट आंसर जाएगा किसके साथ जाएगा, जीन पियाजे के साथ जाएगा। ठीक है, जीन पियाजे के साथ जाएगा। राइट आंसर यहाँ पे करेक्ट जाएगा, पहले के साथ जाएगा। आगे बढ़ते हैं यहाँ पे 14 प्रश्न पे, देखते हैं 14 का हमारे यहाँ पे क्या करा है। 14 का ये करा है कि वह अवस्था जब बच्चा तार्किक रूप से वस्तु और घटनाओं के विषय में चिंतन प्रारंभ कर देता है। तो राइट आंसर यहाँ पे क्या जाएगा 14 का, जी संवेदी प्रेरक अवस्था, औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। तो राइट आंसर यहाँ पे क्या जाएगा, जल्दी से कमेंट करिए। 14 का राइट आंसर हमारे होगा जी। यहाँ पे कहा है तार्किक रूप से चिंतन करना घटनाओं के विषय में प्रारंभ। देखिए हमने कहा था ना प्रारंभ करना शुरू कर देता है, तो प्रारंभ शुरू कर देता है कब करता है, यहाँ पे राइट आंसर जाएगा किसके साथ जाएगा, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में जाएगा, यहाँ पे औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था में नहीं जाएगा। हमने ऊपर ही आपको बताया कि बालक शुरू कर देता है किसमें, शुरुआत जहां से करता है, प्रारंभ जहां से करता है, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था के अंतर्गत आएगा। राइट आंसर एकदम करेक्ट जाएगा यहाँ पे 14 का चौथे के साथ जाएगा। 15 प्रश्न पे आगे बढ़ते हैं, देखते हैं 15 का हमारे यहाँ पे क्या करा है। देखिए 15 का भी बहुत ही अच्छा प्रश्न है। 15 का ये करा है बच्चों के बौद्धिक विकास की 4 विशिष्ट अवस्थाओं की पहचान की थी। 4 अवस्थाओं की पहचान किसने किया था, कोहलबर्ग ने, एरिक्सन ने, यहाँ पे स्किनर ने, पियाजे ने। तो अब इसका उत्तर आप लोग देंगे। 15 प्रश्न थे और कितने सही किए हैं आप लोग इसका कमेंट में उत्तर दीजिएगा, कितने में से कितना सही किया है। वैसे आप लोगों को 15 में से आज के 15 प्रश्न आज को करना था, टारगेट आपका चैलेंज था कि 15 में से 15 प्रश्न करने थे, और कितने लोगों ने सही किया है इसका आंसर भी आप लोग देंगे। इसका आंसर कल बताया जाएगा, लेकिन उससे पहले आप लोग कमेंट में इसका उत्तर कहाँ देंगे, कमेंट बॉक्स में देंगे। कहाँ देंगे, कमेंट बॉक्स में देंगे और सही सही उत्तर देंगे। तो चलिए देखते हैं आपके कल के उत्तर रखे गए हैं, तो उसे भी देख लीजिए आप लोग। लेकिन उससे पहले बता दें कि जो भाई बहन हमारे चैनल पे नए हैं और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो क्या करिए, परमा एजुकेशन चैनल को सब्सक्राइब करिए। सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन का बटन दबा लें, ताकि लाइव आने पर आप लोग पा सकें नोटिफिकेशन। देखिए बेल आइकन का मतलब होता है घंटी, बगल में जो होती है सब्सक्राइबर के बाद बगल में, उसे दबा लीजिए और शेयर कर दीजिए अपने अपने ग्रुपों में, शेयर कर दीजिए। और PDF जल्दी ही आप लोगों को मिल जाएगी। तो आज की क्लास आप लोगों को कैसी लगी एक बार कमेंट में ही बताइएगा, लेकिन उससे पहले बता दें आप लोगों को उत्तर। यहाँ पे देखिए 12 का इन्होंने बताया है, यहाँ पे 12 का भी बताया है जो कि सही भी है, लेकिन यहाँ पे पूछा गया था 30वें का पूछा गया था। 30वें का यहाँ पे देखिए विनीता जी का आया एकदम राइट, ए आएगा एकदम राइट आंसर है आपका। यहाँ पे 8वें का मीरा जी बताए, 14 का सी बताई हैं, और आर्यन जी का भी यहाँ पे देखिए आ गया है 30वें का पहला आया है, पहला आया जो कि राइट आंसर है। आगे बढ़ते हैं यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 30 का आरती पांडे यानी संजय जी ने यहाँ पे पूरा लिख दिया है कि 30 का पहला होगा, अनुवंशिकता बनावट व्यक्ति परिवेश गुणवत्ता के प्रति यहाँ पे प्रयुक्तात्मक को प्रभावित करते हैं, एकदम राइट आंसर है। 30वें का हमारा पहले एक साथ जाएगा। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे मीरा जी का यहाँ पे आया है, मीरा जी का 13 का पहला आया है। आगे बढ़ते हैं, सविता जी का यहाँ पे आया है 30वें का पहला, एकदम राइट आंसर है। राधा जी का भी आया है 30वें का पहला, पिंकी जी का भी 30वें का पहला आया है, मीरा जी का भी 9वें का। सुपर क्लास, थैंक यू आपको, और नाइस क्लास, थैंक यू विंदा जी आपको। यहाँ पे मीरा यादव जी का भी यहाँ पे 4 का चौथे का आया, 30 का पूछा गया है, तो 30 का पहला यहाँ पे मनीषा जी का भी आ गया है, नाइस क्लास, थैंक यू। और यहाँ पे आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे SK सिंगल जी के यहाँ पे देखिए वेरी नाइस क्लास वीडियो जी, थैंक यू आपको भी। और आप लोग आते हैं तभी तो इतना अच्छा बनता है, लेकिन बता दें कि आंसर भी दिया करिए आप SK सिंगल जी, वेरी नाइस क्लास, थैंक यू। और यहाँ पे देखिए 7वें का आया है, यहाँ पे भी देखिए मेरा अकॉर्डिंग सभी, मैं यहाँ पे देखिए मीता जी क्या कहती हैं यहाँ पे, मेरे अकॉर्डिंग सभी राइट हैं बट 2-3 क्वेश्चन में कन्फ्यूजन। देखिए आपके अनुसार नहीं चलना है, मेरे अनुसार नहीं चलना है, NCERT के और NCF के आधार पे चलना है आपको, ठीक है। सी टेट आपको ना मानेगा न मेरा मानेगा, वो अपना मानेगा। ये यूपी टेट या फिर बी टेट या फिर आपका यम टेट नहीं है कि आप ऑब्जेक्शन कर देंगे तुरंत। यहाँ पर ऑब्जेक्शन करने जाएंगे ना तो 500 रुपये फाइन मांगेगा। अब तो बढ़ा के क्या कर दिया है इसने, 1000 कर दिया है। 1000 रुपये डालेंगे एक प्रश्न के लिए, ठीक है। अगर सही नहीं हुआ तो 1000 भी गया, यानी यहाँ पर आप कोई भी कन्फ्यूजन नहीं कर सकते, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे बहुत ही अच्छी क्लास थी, थैंक यू आरती जी। और यहाँ पे उत्तर नीचे दिए गए हैं, बता दें कि आज के 15 के उत्तर आप लोगों को देना है।
इसका कि बच्चों के बौद्धिक विकास की 4 अवस्थाओं का विशिष्ट यहाँ पे किसने पहचान की थी? कोहलबर्ग ने, एरिक्सन ने, स्किनर ने या फिर पियाजे ने। तो इसका उत्तर कहाँ देंगे? कमेंट बॉक्स में देंगे। तो आज की क्लास आप लोगों को कैसी लगी? एक बार कमेंट बॉक्स में अपना उत्तर और सुझाव और राय जरूर दीजिएगा और बता दें कि आज की क्लास कैसी लगी, इसका मत जरूर दीजिएगा, ठीक है। तो जीन पियाजे, वाइगोस्की, कोहलबर्ग से प्रश्न आपके खत्म होते हैं, जो भी बचा होगा वो भी करा दिया जाएगा। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।